हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़रूरी है इंट्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन्स एंड नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझने से पहले, उनके बारे में स्टडी करने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए वो थे बर्जेलियस द्वारा, जिन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, बनते रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सेलुलोज इन प्लांट्स, स्टार्च इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, प्रोटीन, फैट्स एटसेट्रा। ये जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्गेनिज्म में ही पाए गए। और इसके लिए कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि ऑर्गेनिजम्स में जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं, वाइटल रिएक्शन मतलब जैविक क्रियाएं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड अदर प्रोसेसेस, उनके कारण ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कुछ फोर्सेस क्रिएट होते हैं। इन फोर्सेस के कारण बनते हैं ये कंपाउंड, जिनका नाम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये नाम डेराइव किया गया ऑर्गेनिज्म से। लेकिन वोलर नाम के साइंटिस्ट ने 1828 में इस थ्योरी को गलत बताया और उन्होंने पहली बार मिनरल से, सॉल्ट से, जो कि अर्थ के अंदर, जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वहां से निकाले जाते हैं, उनके द्वारा डिकम्पोजिशन करके अमोनियम साइनेट को हीट करके बनाया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि यूरिन में पाया जाता था। और ये एक ऑर्गेनिक नेचर का है। इस कंपाउंड को इस मिनरल से बनाया गया। इसका मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि क्या डिफरेंस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पाया गया कि उसमें मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की है, और हम ये भी कह सकते हैं ये कंपाउंड्स कार्बन के हैं। और कार्बन के कंपाउंड्स के साथ साथ उसमें जो दूसरे एलिमेंट उसके साथ एसोसिएटेड थे, ये थे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के अलावा कुछ क्वांटिटीज में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जैसे एलिमेंट भी कभी कभी अटैच्ड मिले। तो इस बेस पर सबसे पहले ड्यूटी आती है, हमारा काम आता है, हमारा समझना चाहिए कि कार्बन क्या है और कार्बन की नेचर क्या है, और क्यों कार्बन के कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी संख्या में बन गए कि हमें एक पूरी ब्रांच बनानी पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी। We have known that carbon has electronic configuration 1s2, 2s2, 2p2। So इसके अकॉर्डिंगली इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कंपाउंड्स में कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसको कि हम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में नहीं लेना है, हमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को समझना होगा कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये चारों बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो 90 के एंगल्स पे हैं तो रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। इसलिए कार्बन की जो शेप है वो बताई गई है टेट्राहेड्रन। सो कार्बन इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डिंग इन 4 डायरेक्शंस ऑफ टेट्राहेड्रन। This tetravalency of carbon is made, and we must know that carbon must form in simple way 4 bonds, neither lesser nor more than 4। तो उस कंडीशन में हमें कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए उसको जोड़ना पड़ता है दूसरे कार्बन के साथ, साथ ही साथ और वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम उसके साथ लगाते हैं हाइड्रोजन। तो इस तरीके से कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है, और इसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि क्या है हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन की टेट्रावेलेंसी, कार्बन की शेप, और किस तरीके से वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इतनी संख्या में बनाता है।
अब हम चलते हैं कि कार्बन के और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, जो कि हमने मेन लिया है यहाँ पे सब टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स, क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स? तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट कि क्या है ये हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। दो तरह के होते हैं ये, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स होते हैं। एक होते हैं एसाइक्लिक, जिनको हम कहते हैं ओपन चेन, और दूसरे होंगे साइक्लिक। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन, ओपन चेन मीन्स कार्बन की लॉन्ग चेन है, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स कहीं भी आपस में जुड़े नहीं हैं, लगातार चेन की फॉर्म में एक के बाद एक के बाद एक अटैच्ड हैं और चेन बनाते चले जाते हैं। जैसे कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये फोर्थ कार्बन है, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसे कहेंगे हम ओपन चेन। एसाइक्लिक मीन्स रिंग नहीं है, इनमें कोई रिंग नहीं बनी है। तो कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहां पर? हाइड्रोजन एटम्स। इस तरीके से हम कार्बन की चारों वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे। इन्हें कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स का दूसरा नाम भी है एलिफेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक, ओपन चेन एंड एलिफेटिक ना। एलिफेटिक कंपाउंड्स को, ओपन चेन कंपाउंड्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा कि कितने टाइप के हो सकते हैं ये ओपन चेन कंपाउंड्स, और इसको स्टडी करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसीज ऑफ कार्बन कि ये सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू सेटिस्फाइड है या डबल बॉन्ड्स के थ्रू सेटिस्फाइड है। These are classified as saturated and unsaturated. Saturated and unsaturated. Saturated means only carbon-carbon single bonds are present. All bonds are single bonds. And unsaturated, these have double or ट्रिपल बॉन्ड, अर्थात इनके पास इतने H नहीं हैं कि वो कार्बन की चारों वैलेंसीज को कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इसके बाद इन कंपाउंड्स को, जो सैचुरेट कंपाउंड्स हैं, उनका नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स कहते हैं इनको। पैराफिन्स मीन्स दीज आर हैविंग लेस टेंडेंसी टू ऐड मोर एटम्स। ये पूरी तरीके से संतृप्त हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं, इनकी सारी वैलेंसी कार्बन और हाइड्रोजन से पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, इसको किसी और एटम की जरूरत नहीं है। दीज आर फुल सैचुरेटेड। ओलिफिन्स, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं alkanes. These are known as the alkanes, and compounds having double and triple bonds are known as alkenes and alkynes. Alkenes and alkynes. In case of alkenes, double bond present होगा. In case of alkynes, one or more triple bonds होंगे। तो ये है पहचान हाइड्रोकार्बन्स की, और ये है ओपन चेन यानी कि एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहां पर हमें जो सबसे पहले स्टडी करना होगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में, क्योंकि यही है सबसे पहले पेरेंट कंपाउंड्स। अगर हम इनके बारे में जानते हैं तो हम इनके डेरिवेटिव्स को भी समझ सकते हैं। अब आता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है। व्हाट आर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स? साइक्लिक मीन्स कहीं ना कहीं जो भी कार्बन्स हैं
आपस में जुड़ते हुए लास्ट में वन एंड लास्ट एलिमेंट आपस में जुड़ गए हैं, एक रिंग बन गई है जिसको कि हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 3 कार्बन्स की रिंग है, तो 1 और 3 आपस में जुड़ गए हैं, तो इन कंपाउंड्स में होते हैं, इनको हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग रिंग्स। अब इसमें से हमें स्टडी करना पड़ेगा कि इनको हमें डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कार्बन के बारे में, कार्बन के टाइप्स के बारे में, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं नोमेनक्लेचर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके लिए। इन केस ऑफ एल्केन्स, all the carbon bonds are singly bonded. All the carbon atoms are singly bonded and their valencies are satisfied by hydrogen atoms. All the four side 4 bonds बने हुए हैं। यहां पर हम सिंगल बॉन्ड के थ्रू बता रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें कार्बन के कंपाउंड्स को भी समझना पड़ेगा, कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम उनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, कैसे हम उनके नोमेनक्लेचर लिखते टाइम उनके फार्मूला लिख सकते हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स में फार्मूला जो लिखते हैं, जो कंपाउंड्स को हम लिखते हैं, उनका लिखने का तरीका, स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन, कैसे कैसे हम स्ट्रक्चर्स को समझा सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो आपके सामने यहां लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं ग्राफिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ग्राफिक मोलिकुलर स्ट्रक्चर, कंप्लीट स्ट्रक्चर और डैश फार्मूला। मींस बॉन्ड्स को, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, उनको हम, उनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उनको हम डैश के थ्रू दिखाएंगे। यहाँ पर एक एक एटम हमें अलग अलग दिखाई देता है और हर एक कार्बन की जो वैलेंसीज हैं उनको पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पर ये तरीका काफी थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम लगता है सारे हाइड्रोजन्स को गिनने के लिए, सारे कार्बन्स को काउंट करने के लिए, और उसको लिखने के लिए भी जगह चाहिए। तो इसकी जगह हम दूसरा स्ट्रक्चर ले सकते हैं। लिखने का तरीका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस मतलब बंधा हुआ, पास पास, और यहां पर जो डैश हैं उनको हम हटा देते हैं। जिस कार्बन पे कितने एच हैं उनको हम कार्बन के साथ ही लिखेंगे और इस तरीके से लगातार स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम लिखते चले जाएंगे। CH3, CH2, CH2, this dash may be or may not be written. In between the two we can write the dots also. CH2, CH2, there are 5 carbons and it is written in this way. So it is the condensed formula for this graphic molecular structure. ये तरीका हमारा सबसे अच्छा है और इसी को हम स्टडी करते हैं, इसीलिए हम मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इस तरीके से ये कंपाउंड्स को हमें समझना पड़ेगा, हम किस किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हाइड्रोकार्बन्स को लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और उनके लिए एक तीसरा तरीका भी आता है, वो है बॉन्ड लाइन डोनेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन मीन्स जितने भी कार्बन एटम्स हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज द कॉर्नर्स एंड the hydrogens are not indicated in this structure. For example, CH2, CH2, this compound can be represented by bond line notation as 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon, because carbon is having the tetrahedral form, tetrahedral structure, tetravalency. So these carbons are shown as the in alternate way, up down, and in bond line notation these will be represented as each center is having the carbon and bond is represented by the line between the 2 carbons.
राइट, इट इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। तीन तरह के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े, ग्राफिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो इस तरीके से हमारे सामने ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन्स है, अभी हम केवल उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। जब यही कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड होंगे, सपोज दिस कंपाउंड in this case these two carbons are having less number of H to complete the tetravalency of carbon, so these will form multiple bond between these and total 4 bonds will be on each carbon. So it is the example of alkene where double bond is present. So same structure in bond line notation can be represented as 1 and 2. Double bond is represented by double bond and it is the bond line notation. So these are the different methods to represent the molecular structure of organic compounds. अब हम चलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। जब तक कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, दीज आर सिंपल कंपाउंड्स। तीन कैटेगरीज हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। दीज आर हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। एल्कीन्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो देखेंगे वो होगा CN2H2n+2। एल्कीन्स में CnH2n, एल्काइंस में CnH2n-2। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन इज 1, so hydrogen will be 4. If carbons are 2, hydrogens will be double and plus 2 equal to 6. If carbon is 3, hydrogen will be 8. So these are the alkanes. In case of alkenes, if carbon, because double bond is there, in alkenes double bond is there, so first compound will be of 2 carbon. 2 कार्बन उसमें मस्ट है, जरूरी है, और उसके लिए 2 कार्बन्स अगर होंगे तो हाइड्रोजन्स की संख्या होगी केवल 4। कार्बन 3 है तो H होंगे 6, कार्बन 4 है तो H होंगे 8। अभी हम नाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल फार्मूला बनाने की बात कर रहे हैं कि कार्बन इतने हैं तो कितने H हो सकते हैं। 3 कार्बन है तो 6 H हो सकते हैं, 6 H हो सकते हैं। इफ कार्बन 4 है तो H 8 हो सकते हैं। एल्काइंस में, इनको कि हम एल्काइंस कहते हैं, यहाँ पर अगर कार्बन हम 2 लेंगे तो हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे, मीन्स 4 से 2 लेस, मीन्स C2H2 पहला कंपाउंड होगा। इफ 3 है, 3 मीन्स 6 डबल एंड 2 लेस, सो C3H4। तो इस जनरल फार्मूले के हिसाब से हम समझ जाएंगे कि कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, और ये डबल बॉन्ड होगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये थे हाइड्रोकार्बन्स। अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, कैसे हम एल्केन्स को नाम दे सकते हैं, किस तरीके से हम एल्कीन्स को नाम दे सकते हैं, किस तरीके से हम एल्काइंस का नाम दे सकते हैं। ये केवल सिंपल कंपाउंड्स है जिनमें हमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और नाम उनके एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब आता है नोमेनक्लेचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले एल्केन्स के बारे में, क्योंकि एल्केन्स पेरेंट कंपाउंड हैं, बाकी सब उनसे डेराइव्ड हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स के नोमेनक्लेचर हमें सबसे पहले समझने होंगे। एल्केन्स, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। नंबर 1, कार्बन एंड हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट है। नंबर 2, 4 वैलेंसी हमें ध्यान रखनी है। नंबर 3, ओपन चेन है।
इन 4 बातों का हम ध्यान रखेंगे और उनके हम कंडेंस्ड फार्मूला बनाना जानेंगे तो हम एल्केन्स के नोमेनक्लेचर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एल्केन्स को समझने के लिए जो उनके रूल्स हैं, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, यहां 2 तरह के रूल्स हैं। नंबर 1 इज द कॉमन सिस्टम एंड सेकंड इज IUPAC सिस्टम। दोनों ही बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस यही है। अगर बच्चे को, स्टूडेंट को नाम लिखना नहीं आएगा, नाम लिख के उसको समझ में नहीं आएगा कि कंपाउंड किस कंपाउंड की बात हो रही है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने में और उसको समझने में। तो सबसे पहले आता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम या तो सोर्सेज के बेस पर या फिर उनको कैसे बनाया गया उनके बेस पर इनके नाम दिए गए। और कॉमन सिस्टम जरूरी इसलिए है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैक्सिमम कन्वर्जन्स होते हैं कॉमन सिस्टम के थ्रू दिए जाते हैं। लेकिन कॉमन सिस्टम हर जगह काम नहीं आता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की टेट्रावैलेंसी होने की वजह से, उसमें कैटेनेशन की क्वालिटी होने की वजह से इतने कंपाउंड्स बन चुके हैं, बनाए जा सकते हैं और इतने कंपाउंड हो सकते हैं कि उनका कॉमन नेम याद करना मुश्किल है। इसलिए IUPAC रूल्स दिए गए। IUPAC में भी कन्वर्जेंस दिए जा सकते हैं, फार्मूले हमें लिखने आने चाहिए और इसके लिए हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कॉमन सिस्टम, क्योंकि कॉमन सिस्टम में आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कन्वर्जेंस, रिएक्शंस, रीजनिंग, डिस्टिंक्शंस सब कॉमन सिस्टम में कई बार नहीं दिए जाते हैं। तो दोनों ही रूल हमें बहुत जरूरी हैं समझने, कैसे हम उनको आगे चलेंगे, कैसे हम उनको समझा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में या IUPAC में सबसे पहले हमें देखना होगा कि कार्बन की संख्या के बेस पर कंपाउंड्स का नाम कैसे दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम डिपेंड करते हैं कि नेम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, और उसी को हम कहते हैं रूट वर्ड। उसको हम क्या कहते हैं? रूट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 1 है किसी कंपाउंड में तो उसका हम रूट वर्ड लिखेंगे मीथ। इफ कार्बन्स आर 2 उसका रूट वर्ड स्टार्ट होगा ईथ। कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट। तो इस तरीके से हमें कम से कम 10 कार्बन्स वाले कंपाउंड्स तक हमें याद रखना पड़ेगा कि उनके रूट वर्ड्स क्या हो सकते हैं। अब ये रूट वर्ड्स हम समझ चुके हैं और यहां पर जो वर्ड है एन, एल्केन, एल्केन में ये एल्क है रूट वर्ड एंड एन इज द सफिक्स जो कि डिपेंड करेगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। इससे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हम एन लगाएंगे, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन लगाएंगे और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम आइन लगाएंगे, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब कॉमन सिस्टम में नाम कैसे दिए जाने लगे जब कार्बन की संख्या ज्यादा होने लगी, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो किस तरीके से उनको नाम दिए जाएंगे कॉमन सिस्टम में। उसके लिए सबसे पहले दिया गया कॉमन सिस्टम में N-alkanes। N-alkanes means normal alkanes, means carbon chain is straight chain। कार्बन से जुड़ते जा रहा है और एक स्ट्रेट चेन बनती जा रही है, कोई भी कार्बन इस चेन से बाहर नहीं है, उसको हम कहेंगे N-alkane। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 कार्बन की चेन हम ले रहे हैं, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4। रूट वर्ड इज ब्यूट एंड क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं
कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो नाम होगा ब्यूटेन। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली इसको हम कहेंगे एन ब्यूटेन। इट इज नेम्ड एज द एन ब्यूटेन। सेकेंड सिस्टम इज आइसोएल्केन। Isoalkanes. Iso means one carbon is bonded with a branch. Means any carbon is outside the branch. टर्मिनल कार्बन्स पे हमेशा 3H होंगे। टर्मिनल मीन्स 1, 2 and 3। जो चेन के ब्रांच के बिल्कुल एंड में होंगे उनके पास 3H होना जरूरी है। सो 1H, 2H and 3। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन, जिसमें कि 3 साइड कार्बन है और 1 साइड H है, इनको हम कहेंगे आइसो। आइसो 1, 2, 3, 4, 5 carbons are there, so its name is isopentane. Isopentane. And butane can also be isobutane. कैसे होगा? 3 कार्बन की चेन and 4th कार्बन is out of the chain. कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं हम। एंड में जो किनारे के होंगे कार्बन, जो टर्मिनल कार्बन होंगे, उनके पास हर एक के पास 3H होंगे। 1, 2, 3 मीन्स दीज आर ऑल टर्मिनल कार्बन। सभी के पास 3H होंगे। ये कार्बन इधर से बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है। 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी हैं। 4th वैलेंसी के लिए इसमें हम लिखेंगे 1H। 4 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसका नाम है आइसो। इट इज आइसो ब्यूटेन। तो कॉमन सिस्टम में एल्केन्स को हम नाम देते हैं एनएल्केन्स, आइसोएल्केन्स, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। इट इज आइसोपेंटेन बिकॉज कार्बन आर 5, कार्बन 5 है यहाँ पर, इसलिए इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। थर्ड टाइप के जो कॉमन सिस्टम में नाम दिए जाते हैं वो है नियो एल्केन। New alkanes. New alkanes means one carbon is attached to 2 branches. One carbon is attached to 2 branches. Then it will be neo carbon. Neo carbon means this carbon is having all the side carbon atoms. Suppose one more H is there. ये कार्बन के पास कोई भी H नहीं है, इसके पास 2 ब्रांच लग गई हैं, चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। इस अकेले कार्बन की वजह से इस पूरे कंपाउंड का नाम दिया जाएगा नियो, और ये होंगे नियो एल्केन। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? काउंट करना है आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इसका नाम क्या होगा? नियो हेक्सेन। हेक्स फॉर 6, एन फॉर ऑल द सिंगल बॉन्ड्स, और नियो इसलिए कि वहां पर एक ऐसा कार्बन है जो चारों तरफ से कार्बन से घिरा है, इसके पास एक भी H नहीं है। इन आइसो, नॉर्मल और नियो को समझने के साथ साथ हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बेस पर हम कार्बन की नेचर भी निकाल सकते हैं। कार्बन की हर एक कंपाउंड में जो कार्बन है उसकी नेचर बदल रही है, तो हमें जरूरी है कॉमन सिस्टम में जो नाम दिए गए हैं उनको समझने के साथ साथ ये समझना कि कार्बन कितने टाइप के हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोकार्बन्स में। तो अब हम स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के कार्बन्स हैं, क्या हैं टाइप ऑफ कार्बन्स। टाइप ऑफ कार्बन्स, ये बहुत जरूरी है कॉमन सिस्टम को समझने के लिए और नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। टाइप्स ऑफ कार्बन्स, 1 एग्जांपल हम आपके सामने लिखेंगे।
अब इनके नाम भी डाल देंगे, नंबर डाल देंगे, कोई भी नाम इनको देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर ये कार्बन 2 3 4 5 इन सबकी नेचर एक सी दिखाई दे रही है, सभी के पास 3H है। इस कार्बन के पास 2H है, इस कार्बन के पास भी 2H है, 2 साइड ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन की साइड अलग है, इसमें 1H है, 3 साइड ये कार्बन से घिरा हुआ है। इस कार्बन की वैरायटी अलग होगी, ये चारों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, एक भी H नहीं है। इसके बेस पर हमारे सामने आते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन, जिसमें कि कार्बन होगा विद 1 और नन कार्बन एटम बॉन्डेड। इस पे सारे H होंगे अटैच, जैसे CH, इसके चारों तरफ 4H है, ये प्राइमरी है, 1 डिग्री है। इसी कार्बन के साथ जब दूसरा कार्बन जुड़ जाएगा तो इस कार्बन में केवल इस कार्बन से दूसरा कार्बन अटैच हुआ है, बॉन्डेड है और 3H है। इस केस में हो जाएगा 1 और नन कार्बन। इसमें नन है कार्बन, कोई भी कार्बन जुड़ा नहीं है, इसमें एक कार्बन है, 3H है। तो यानी हमें याद रखना पड़ेगा कार्बन में जिसमें कि 3H हो मिनिमम, 3H मिनिमम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4H हो सकते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होगा 2 डिग्री कार्बन, जिसको कि हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। कार्बन मीन्स विद 2 कार्बन एंड 2H। जो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, 2H से जुड़ा होगा, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। अब इसमें से तीसरा होगा 3rd डिग्री और टर्शियरी। टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जो कि 3 कार्बन से अटैच्ड होगा और 1 H से अटैच्ड होगा। 3 कार्बन एंड 1 H, यानी कि 1 साइड वो H से जुड़ा होगा, 3 साइड्स कार्बन से जुड़ा होगा, 3 डिग्री कहलाएगा। इसी के साथ में होता है 4 डिग्री और क्वार्टरनरी, जिनमें कि कोई भी H नहीं होगा, नो H एटम, कोई एटम नहीं होगा। तो इन तीनों चीजों को हम ध्यान रखेंगे, प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शियरी 3 डिग्री एंड क्वार्टरनरी 4 डिग्री। इनको स्टडी करते हुए अब हम इस कंपाउंड को देखेंगे। कार्बन के पास कितने हैं? 3H है मिनिमम, सो ये कैसा होगा? 1 डिग्री। कार्बन नंबर 8, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 9, ऑल दीज आर हैविंग 3H। तो सभी क्या है ये? 1 डिग्री। 1 डिग्री, इट इज ऑल्सो 1 डिग्री। इसको भी हम कहेंगे 1 डिग्री और प्राइमरी। सेकेंड कार्बन नंबर जिसमें कि 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री। सेकेंडरी और 2 डिग्री, ये भी कैसा है? 2 डिग्री होगा। ये भी है 2 डिग्री कार्बन। अब कार्बन नंबर 3, इस कार्बन के पास 1 साइड कार्बन, सेकेंड कार्बन, 3 कार्बन, 3 साइडेड कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है। इसके पास केवल 1 H है, इसलिए इसको हम कहेंगे टर्शियरी या फिर 3 डिग्री। इसको हम कहेंगे टर्शियरी और 3 डिग्री। ये टर्शियरी है, 3 डिग्री है। और इस कार्बन के पास कुछ नहीं है, सभी तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, कोई भी H नहीं है। इसको हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब इसको समझ सकते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। इन नंबर्स को हमने हटा दिया है। आप इनको समझ सकते हैं कि इस पे कितने डिग्री कार्बन प्रेजेंट हैं। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, जितने भी टर्मिनल कार्बन होंगे 1 डिग्री होंगे।
जिनके पास 2 H है उनको हम कहेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। जिनके पास 1 H है, 3 कार्बन जुड़े हैं 3 डिग्री। जिसके पास कोई भी H नहीं है इसको हम कहेंगे 4 डिग्री और क्वार्टरनरी। अब जिस तरीके का H है, जैसा कार्बन, उसके साथ अटैच्ड हाइड्रोजन की नेचर भी वैसी ही कही जाएगी। जैसे ये 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, तो ये सारे तीनों H प्राइमरी H कहलाएंगे। यहाँ पर 2 H है, कार्बन सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, तो ये सभी हाइड्रोजन सेकेंडरी कहलाएंगे, 2 डिग्री कहलाएंगे।